तो आज देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी डिस्कस अबाउट सिस्टम्स विच परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सबसे पहला सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज पहले। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स रहते हैं दोज आर कॉल्ड नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करते हैं हमेशा। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स जो दूसरे आपके सिस्टम्स रहते हैं उनमें अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। कंडीशंस क्या क्या है? आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन है उसको छोटा रखना पड़ता है, तभी जाके वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है करता है। ठीक है, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और इसको नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। ये मान लो आपका एक स्प्रिंग है ऑफ कांस्टेंट के, और इसके साथ हमने एक ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इसको हमने अटैच किया। और सरफेस जो है नीचे, नीचे का सरफेस जो है दैट इज मान लो स्मूथ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इनिशियली जब स्प्रिंग आपका इलोंगेटेड नहीं है, इलोंगेटेड भी नहीं, कंप्रेशन भी नहीं, कोई भी टाइप का डिफॉर्मेशन स्प्रिंग में नहीं है, ठीक है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तो तब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो लगेगा वो भी आपका जीरो ही लगने वाला है। तो ये कौन सा है? दिस इज द पोजीशन एट विच द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, वो भी क्या होगा, जीरो। तो स्प्रिंग फोर्स अगर आपका जीरो होगा तो उससे क्या होने वाला है, उससे आपका जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है और कोई फोर्स तो है नहीं, बाकी एम जी और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या मानेंगे, दिस विल बी आवर मीन। तो जब भी आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करेगा, इसको जो नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन है, स्प्रिंग जहाँ पे नेचुरल लेंथ में था जिस पोजीशन में, वो लोकेशन जो है उसको मेन मान के बाकी आपका ऑसिलेशन जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लो इसको आप ए डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, ठीक है, तो यहाँ पे मीन अगर आप मान रहे हो तो यहाँ पे क्या मानोगे, दिस विल बी योर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स इक्वल्स टू जीरो रहने वाला है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से राइट के तरफ, ठीक है, आप मान लो एक्स डिस्टेंस आप लेके गए इस ब्लॉक को, तो एक्स डिस्टेंस लेके अगर आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब आपका ब्लॉक पहुँचेगा, ठीक है, इस लोकेशन पे जब आपका ब्लॉक पहुँचेगा, तो ब्लॉक जब आपका इस पोजीशन पे पहुंचा, तो क्या होगा, स्प्रिंग में एक्स का इलोंगेशन आ चुका है। स्प्रिंग में अगर एक्स का इलोंगेशन आया है तो इलोंगेशन आने से स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग आपका खींचता है। ठीक है, तो स्प्रिंग इसको क्या करेगा, ब्लॉक को आपका पुल करने वाला है किस साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट।
तो ये फोर्स कितना होगा, k टाइम्स x, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये फोर्स ऑलरेडी किस तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो x यहाँ पे कैसा है, देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, मीन मान रहे हैं, x पॉजिटिव है, फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक इस लोकेशन से मूव करना स्टार्ट करेगा और किधर जाएगा, यहाँ से मूव करते करते मीन पोजीशन तक आएगा। बट जब तक वो मीन पोजीशन तक आएगा तब तक फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट ही लगने वाला है। तो अगर फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा तो थ्रू आउट, ठीक है, यहाँ से लेके मीन पोजीशन तक पूरे जर्नी में अगर फोर्स प्रेजेंट है तो पूरे जर्नी में आपका एक्सेलरेशन भी रहने वाला है। एक्सेलरेशन अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी आपके इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज किया तो मीन पोजीशन आते आते उसके पास मैक्सिमम रहेगी वेलोसिटी, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे जैसे ही पहुँचा नेट फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो, बिकॉज स्प्रिंग का एलोंगेशन खत्म हो गया, ठीक है। और बाकी mg और नॉर्मल तो इस मोशन के डायरेक्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो नेट फोर्स आपका बन जाएगा जीरो। बट नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल आपका यहाँ पे जो है रुक जाएगा, बिकॉज द रीज़न बीइंग पार्टिकल के पास अभी वेलोसिटी है, ठीक है, इस ब्लॉक के पास अभी वेलोसिटी प्रेजेंट है। तो इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, इस वेलोसिटी की वजह से ये अभी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा अपने आप। बट जैसे ही मेन पोजीशन को क्रॉस किया, मेन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद जैसे जैसे वो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा तो क्या होने वाला है, आपका स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग आपका कंप्रेस होता गया तो क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में स्प्रिंग आपका टुवर्ड्स राइट आपके ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट करेगा। तब देखो ब्लॉक जैसे आपका मीन के लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या होने लगा, तो ब्लॉक जैसे मीन के लेफ्ट हैंड साइड में आया फोर्स आपका टुवर्ड्स राइट होने लग गया। इस राइट के तरफ अगर फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑसिलेशन का सारा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। जब x पॉजिटिव है फोर्स आपका नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है टुवर्ड्स लेफ्ट है मीन के तो फोर्स आपका पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन अगर इस तरफ रहेगा थ्रू आउट द जर्नी तो वेलोसिटी जैसे v से क्रॉस किया, एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है तो थ्रू आउट इसका स्पीड धीरे धीरे घटते 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 फाइनली यहाँ पे आके जीरो बनेगा। इट विल हैपन सो कि यहाँ से आपने छोड़ा था x डिस्टेंस दूर से, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी x डिस्टेंस दूर जाके वापस रुक जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही वो यहाँ पे रुका, अब रुकने के बाद क्या है, फोर्स अभी भी टुवर्ड्स राइट ही लगेगा बिकॉज स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है। तो फिर ये क्या करेगा, वापस यहाँ से मूव करता हुआ आएगा और इस पूरे रीजन में फोर्स आपका टुवर्ड्स राइट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स राइट होगा। यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो वो कुछ वेलोसिटी v से क्रॉस करने वाला, ठीक है। तो दिस इज हाउ द मोशन, द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द ब्लॉक विल कंटिन्यू, और ये चलता रहेगा, दिस विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन। तो आपने क्या किया, आपने बस एक डिस्टर्बेंस दिया, कहाँ से दिया, मेन पोजीशन, जो आपका क्या है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, दैट इज द मेन पोजीशन, और वहाँ से आपने एक डिस्टर्बेंस कितने के बराबर का दिया, x के बराबर का दिया, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से अपने आप आपका ऑसिलेशन जो है कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडियल ऑसिलेशंस देख रहे हैं। आइडियल मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो ऐसा अगर नहीं होगा, ये सब फ्रिक्शंस जो डिसिपिएटिव फोर्सेस है वो अगर एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, ऑसिलेशन आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे जब आपका ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट है, देखो ब्लॉक जब आपका टुवर्ड्स लेफ्ट है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, फोर्स आपका आएगा टुवर्ड्स, ब्लॉक जब आपका टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा और kx, इस फोर्स का आप नेगेटिव लोगे बिकॉज डायरेक्शन के हिसाब से ये नेगेटिव ही है। तो ये फोर्स जो है ये अकेला फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो जब भी हम ऑसिलेशन देखते हैं, ऑसिलेशन में हमें कौन सा फोर्स लेना होता है, इक्वेशन बनाते टाइम वी ओनली कंसिडर दोज फोर्सेस विच आर टुवर्ड्स द मीन ओनली,
ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, एम नॉर्मल भी है, बट ये एक दूसरे को बैलेंस आउट भी कर रहे हैं और वो मीन की तरफ है भी नहीं। मीन किस तरफ है? मीन यहाँ पे है, तो मीन की तरफ फोर्स कौन सा है? के एक्स, तो उसी को हमें लेना है। और जो फोर्स मीन की तरफ रहेगा उसको आप जनरली माइनस के एक्स इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अगर आगे प्रोसीड करोगे तो एम इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के इंटू एक्स, फिर यहाँ से आपका ए जो है ये आएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, और एज पर इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम के हिसाब से हमें पता है कि वी ऑल्सो नो एज पर एसएचएम एक्सीलरेशन किस फॉर्मेट का होना चाहिए? एसएचएम में एक्सीलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम में क्या मिला? इस सिस्टम में हमें ये इक्वेशन मिला, एक्सीलरेशन इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और एसएचएम क्या बताता है कि एक्सीलरेशन इतना होना चाहिए, बट यहाँ पे मोशन जो है वो एसएचएम वाला ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयरिंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो ओमेगा कितना आएगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, दैट इज अंडर रूट के बाई एम। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें डेफिनेशन में भी लिखा था, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट हैपन्स इन हाउ मच टाइम? इन 2 पाई सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको ओमेगा पता है, फ्रॉम ओमेगा यू कैन फाइंड आउट व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज गोइंग टू। और जनरली हमें जिन भी सिस्टम्स को दिया जाएगा, हर सिस्टम में आपको जनरली यही क्वेश्चन आएगा कि टाइम पीरियड क्या है, इसका बताओ, इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या है। ये सिस्टम अगर ऑसिलेशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है? दैट इज द जनरल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ओमेगा पता है तो यू नो दैट 2 पाई सेकेंड में, ठीक है, ओमेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहा है। ठीक है, ये इसको हम ओमेगा बोल रहे हैं। तो इन, आप क्या बोल सकते हो? ओमेगा ऑसिलेशंस कितने टाइम में हो रहा है? आर हैपनिंग इन 2 पाई सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आपको टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड बेसिकली मीन्स व्हाट? टाइम पीरियड मीन्स कि एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लग रहा है। तो कैसे निकालोगे? तो ओमेगा ऑसिलेशन के लिए 2 पाई, एक ऑसिलेशन के लिए कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड्स। और ये जो 2 पाई बाई ओमेगा हमारा निकल के आया, दैट इज व्हाट? दैट इज ओनली व्हाट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, बिकॉज एक ऑसिलेशन का जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो देयरफॉर टाइम पीरियड कैपिटल टी आपका कितना होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। दिस इज योर फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो। तो ये जनरल है, 2 पाई बाई ओमेगा जो अभी हमने लिखा है, दैट इज जनरल। ये हर सिस्टम में टाइम पीरियड ऐसा ही आएगा 2 पाई बाई ओमेगा के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इन रिटर्न हर सिस्टम का अलग अलग रहेगा। ओमेगा अभी हमने निकाला कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर है तो ओमेगा कितना है? अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा यहाँ पे? टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा नीचे है तो पुट करोगे तो ये किसका टाइम पीरियड है? दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। और ये किसका टाइम पीरियड है? ये इन जनरल हर ऑसिलेशन का यही होता है। ठीक है, बट हर ऑसिलेशन का ओमेगा जो है, ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट होता है। तो अभी यहाँ पे ये जो हमने निकाला, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दिस इज बेस्ड ऑन ओमेगा फॉर
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा अंडर रूट के बाई एम होता है, और उसी के हिसाब से ये टाइम पीरियड आया जो कि 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, तो ये लिख लो। तो हमने एक सिस्टम सॉल्व किया अभी। अभी हम ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम देखने वाले हैं जो ऑसिलेशंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है आप लिखना चाहते हो तो कॉपी में भी लिख कर रख सकते हो कि जब भी हम ऑसिलेशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उसमें हम अकेला वही फोर्स दिखाते हैं जो सेंटर के, सॉरी, मीन के तरफ जो फोर्स है उसी को दिखाते हैं, और इक्वेशन में भी उसी को हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक जगह लिख कर रख सकते हो साइड में या कहीं भी, कि एफ में हम वही फोर्सेस दिखाते हैं, दोज आर टुवर्ड्स द मीन। ठीक है, तो ये आपका जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये पहला केस जो हमने देखा, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अभी हम क्या देखेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट, या फिर पहले हम क्या करते हैं, स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल, उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका रहने वाला है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है, दो स्प्रिंग्स आपके क्या हो, ऐसे ऐसे अरेंज्ड होंगे कि उनमें इलांगेशन हमेशा सेम हो। ठीक है, तो पैरेलल जब भी हम किसी भी चीज़ का अरेंज करते हैं तो उसमें हमेशा ये इंश्योर होता है कि कुछ सर्टेन चीज़ें सेम हो। सीरीज में भी कुछ और सर्टेन चीज़ें आपके सेम होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है वो चीज़। तो पैरेलल स्प्रिंग्स अगर है तो ये नेम ही बता रहा है कि आपके स्प्रिंग जो है वो अभी कैसे रहेंगे, इस टाइप का, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और मान लो कि ऐसा सिस्टम है। ऊपर वाले स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1, नीचे वाले स्प्रिंग का मान लो K2, इसका मास मान लो m है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि इस टाइप के सिस्टम में टाइम पीरियड कितना होगा, एक तो ये, और इससे पहले आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि K इक्विवेलेंट कितना होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों को अगर आपको आप अगर हटाना चाहते हो इन दोनों को, तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एंड दिस स्प्रिंग शुड आल्सो इंश्योर कि जो आपके मोशन वगैरह के इफेक्ट्स है, टाइम पीरियड है, वो सब आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर चीज़ सेम रहना चाहिए, तभी जाके हम उसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पैरेलल का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। पैरेलल हम कब बोलते हैं कि माई स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। द पैरेलल स्प्रिंग्स must have the same compression or elongation or a mix of both.
बट सेम होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि जैसे इस यहाँ पे अगर हम इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को अगर इधर मूव कराए एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों स्प्रिंग्स K1 और K2 कांस्टेंट वाले दोनों स्प्रिंग्स क्या होंगे, एक्स से ही इलोंगेट होंगे, ठीक है। तो दोनों का क्या है, इलोंगेशन सेम है। तो हमारा स्प्रिंग क्या बन गया, बोथ आर स्प्रिंग्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम इस ब्लॉक को टुवर्ड्स लेफ्ट एक्स डायरेक्शन मूव करवाते हैं तो क्या होगा, दोनों स्प्रिंग में एक्स का ही कंप्रेशन भी आएगा, तो दोनों में कंप्रेशन भी सेम है, ठीक है। सिमिलरली कुछ सिस्टम्स आपके ऐसे मिलेंगे जहाँ पे एक स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा, दूसरा इलोंगेट हो रहा होगा, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर दोनों सेम, ठीक है, एक में कंप्रेशन है दूसरे में भले इलोंगेशन है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि एक जितना कंप्रेस हो रहा है दूसरा उतना ही इलोंगेट हो रहा है, तो उन केसेस में भी हम स्प्रिंग्स को पैरेलल में ही बोलते हैं। तो वैसा क्या कब होता है, देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। मान लो ऐसा आपका है, ठीक है, तो ये देखने में भले ही आपको सीरीज जैसा लग रहा हो, बट ये फिर भी होता पैरेलल ही है, बिकॉज ये पैरेलल के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मान लो इस ब्लॉक को अगर मैं एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, K2 वाला स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस होगा, ठीक है, और K1 वाला स्प्रिंग क्या होगा, एक्स से इलोंगेट होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सही में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैरेलल सिस्टम। पैरेलल सिस्टम्स के लिए क्या नेसेसरी है, दोनों में या तो सेम कंप्रेशन रहे या तो सेम इलोंगेशन रहे, या तो कंप्रेशन और इलोंगेशन की कैटेगरी में अगर आता है, एक में कंप्रेशन है दूसरे में इलोंगेशन है, तो वो भी दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, तभी हम सबको क्या बोलेंगे, पैरेलल सिस्टम्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अभी देखो ये आपका जो है, दिस इज योर मेन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से आप मान लो, तो जब भी हम एनालाइज करेंगे किसी सिस्टम को, उसका जब भी हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन। मतलब यहाँ पे फोर्स 0 है, तो यहाँ पे कब मीन आएगा, जब दोनों स्प्रिंग्स अपने नेचुरल लेंथ में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एक्स टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। एक्स टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा ब्लॉक का। इस ब्लॉक को अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, इस पे दो फोर्सेस आएंगे पुलिंग, इसमें भी K1x, इसमें भी K2x, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स दूसरा लगाएगा K2x। समझ में आ रहा है चीज, ठीक है। दोनों स्प्रिंग एक साथ खींचेंगे और दोनों में सिंस सेम इलोंगेशन आया है, दोनों एक K1x और दूसरा K2x, इतने से पुल करने वाले, ठीक है। तब देखो, और बाकी फोर्सेस दिखाएंगे क्या, mg और नॉर्मल हमें दिखाना है क्या यहाँ पे, वो हमें नहीं दिखाना, बिकॉज वो मेन की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। वी ओनली टेक दोज फोर्सेस विच आर टुवर्ड्स द मीन, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, इस पर्टिकुलरली ऑसिलेशंस की जब हम एनालाइज करते तब, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स F मीन की तरफ कितना है, और देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दोनों फोर्स नेगेटिव है बिकॉज टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस K1x माइनस K2x, ठीक है। F कितना आएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको हटा के एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाएंगे, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग में भी क्या होगा, इलोंगेशन सेम होना चाहिए, और उस सेम इलोंगेशन के चलते वो ये दोनों मिला के जो फोर्स लगा रहे हैं वो देने की कैपेसिटी इनको रखना चाहिए। ये K इक्विवेलेंट इंटू एक्स हो गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग का, ठीक है।
तो यहाँ पे जो फोर्स नेट लग रहा है और इससे जो नेट मिलेगा दोनों हमारा सेम होना चाहिए, तभी जाके हम इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोल सकते हैं। समझ में आ रही चीज़? तो अब देखो, यहाँ पे हम एफ को ये भी लिख सकते हैं माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक है, ये माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स हो गया, एक्स कैंसिल करो, माइनस हटाओ, तो ये आपका आएगा के इक्विवेलेंट इज के वन प्लस के टू। क्लियर? तो के इक्विवेलेंट अगर इतना आया तो अभी क्या, दोनों को हटा के आप अकेला आप एक ही स्प्रिंग लगा सकते हो। और एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। ओमेगा अंडर रूट k/m होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट m/k। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, के की जगह के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से टाइम पीरियड आपका आ गया 2 पाई अंडर रूट m के इक्विवेलेंट कितना है, k1 + k2। क्लियर? तो पैरेलल के लिए, पैरेलल स्प्रिंग्स अगर रहते हैं तो आपका यही चीज़ होता है। देखो, एक स्प्रिंग का हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी देखा था। स्प्रिंग को अगर आप काटते हो, ठीक है, स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है दैट इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो अगर आपने स्प्रिंग को काट के आधा कर दिया तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। 1/3 किया तो 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका काम आएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ भी दिया रहता है। इफ़ अ स्प्रिंग इज कट इनटू हाफ, इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट डबल्स। ठीक है, सिमिलरली if a spring is cut into 1/3, its spring constant triples। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत काम आएगा बहुत जगह। तो ये सिस्टम भी एक लिख कर रख लो। मान लो इसका मास m है, ये k है, और ये मान लो 3k है। इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है वो आपको बताना। यहाँ पे स्प्रिंग्स हमारे क्या हो जाएंगे, तो स्प्रिंग्स सारे पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल स्प्रिंग्स होते हैं, के इक्विवेलेंट क्या होगा, k1 + k2। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आएगा
4 टाइम्स के, तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2π√m/4 के। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिख लो। हो गया, लिख लिया सबने? ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज। ठीक है, अगर आपके पास सीरीज में है स्प्रिंग्स तो क्या होगा देखो। तो ऑब्वियसली एक के बाद एक अरेंज्ड रहेगा। ये मान लो K1 K2 है, और ये आपका जो जंक्शन वाला पॉइंट है दैट इज पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो वही के इक्विवेलेंट कितना है वो निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि जो हम स्प्रिंग से डील करते हैं, ठीक है, वी टॉक ओनली अबाउट आइडियल स्प्रिंग्स। आइडियल स्प्रिंग्स मतलब स्प्रिंग्स विच आर मासलेस। ठीक है, तो मासलेस स्प्रिंग्स अगर होता है तो क्या होगा, दोनों में जो कनेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, दोनों में स्प्रिंग फोर्स या टेंशन जो भी बनता है, ठीक है, वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये इसको प्रूफ भी करेंगे हम, देखो कैसे करते हैं। तो मान लो इस ब्लॉक को आप मेन पोजीशन से, ये उसका मेन पोजीशन है, यहाँ से टुवर्ड्स राइट आप एक्स डिस्टेंस मूव करवाते हो, मान लो इस ब्लॉक को। ठीक है, और इसके चलते दोनों में क्या होगा, अलग अलग इलांगेशन आएगा। इसमें मान लो x1 आया, और इसमें मान लो x2 का इलांगेशन आया। ठीक है, तो दोनों स्प्रिंग्स में एक में अगर x1 है, दूसरे में अगर x2 है, तो x जो होगा टोटल, x क्या होगा, x वुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है। क्लियर? एक तो ये, दूसरा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या है, पॉइंट P इज मासलेस। तो पॉइंट P का एफबीडी बनाते हैं देखो।
अगर राइट साइड वाले स्प्रिंग में x2 का इलांगेशन आया है और लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग में अगर x1 का इलांगेशन आया है, तो एफ बी डी ऑफ पॉइंट पी अगर आप बनाओगे, पॉइंट पी को क्या करेगा, इसमें भी इलांगेशन है, इसमें भी इलांगेशन है, तो क्या करेगा, दोनों मिलके क्या करेंगे, पॉइंट पी को अपनी तरफ खींचेंगे। तो पॉइंट पी को लेफ्ट वाला स्प्रिंग कितने से खींचेगा, k1 x1, और राइट वाला स्प्रिंग कितने से खींचेगा, k2 x2। अब पॉइंट पी क्या है, ये आपका मासलेस है, ठीक है। तो पॉइंट पी अगर आपका मासलेस है तो क्या होगा, देखो, तो पॉइंट पी मासलेस होने से k1 x1 या k2 x2 नेट फोर्स, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप k2 x2 का पॉजिटिव मानो बिकॉज पॉजिटिव साइड में है, माइनस k1 x1 इज इक्वल टू मास कितना है, 0 इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या आ रहा है, देखो, सबका आ रहा है k2 x2 इज इक्वल टू k1 x1, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्यों आया, जस्ट बिकॉज द स्प्रिंग इज मासलेस। बताओ, समझ में आ रहा है चीज। अब आते हैं एफ बी डी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक जो है आपके पास, उसके एफ बी डी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक के एफ बी डी अगर आप बनाओगे तो ब्लॉक के साथ कौन सा स्प्रिंग कांटेक्ट में है, ब्लॉक के साथ स्प्रिंग आपका अकेला सेकंड वाला ही कांटेक्ट में है, फर्स्ट वाला तो कोई कांटेक्ट में है ही। तो ब्लॉक को खींचेगा कौन, ब्लॉक पे एक ही फोर्स रहेगा, कौन सा, k2 इंटू x2, यही आपका रहने वाला। समझ में आ रहा है चीज। ठीक है, तो इस पे आपका एक ही फोर्स रहेगा, कौन सा, k2 इंटू x2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन f इज इक्वल टू माइनस k2 x2 लिख सकते हैं। बताओ, ठीक है, ये फोर्स मीन की तरफ है, देखो, दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन, ये मीन की तरफ है, तो इसको माइनस k2 x2 लिख दिया। अब देखो, अगर ये चीज़ वैलिड है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या हो सकते हो, f इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस k1 x1। बोलो, ये भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं जो हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग है, ठीक है। नाउ वी आर सीइंग द पिक्चर विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट स्प्रिंग। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कितना इलांगेशन आएगा, दोनों का मिलके जो इलांगेशन आया है x, वही इलांगेशन इक्विवेलेंट स्प्रिंग में भी आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कितने से खींचेगा, k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, f इज इक्वल टू माइनस k इक्विवेलेंट इंटू एक्स, ये भी होगा। तभी जाके हम इसको सेम फोर्स लगाएगा फॉर द सेम इलांगेशन x, दोनों का मिलके जो हुआ है, तभी इसको हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन इक्वेशन देखो हमें मिल रहा है, ये और ये, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से क्या हम कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले x1 कितना आएगा, x1 वुड बी f बाई माइनस k1, x2 ये कितना होगा, f2 कितना होगा, x2 कितना होगा, f बाई माइनस k2, ठीक है, और x कितना आएगा, f बाई माइनस k इक्विवेलेंट, ठीक है। कहाँ से निकाला हमने, सारे सारे के सारे इन इक्वेशन से ही हमने निकाला। क्लियर है चीज़, समझ में आया है? अभी देखो इन सारों को हम कहाँ पुट करेंगे, इन सारों को पुट करेंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन जो आया था। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में अगर आप पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो f बाई माइनस के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f बाई माइनस के वन, f बाई माइनस के टू। क्लियर है, यहाँ से माइनस सारे कैंसिल, f सारे कैंसिल, क्या आएगा, वन बाई के इक्विवेलेंट इज वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, ये आपको मिल रहा है। अगर ऐसा है तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, के वन के टू बाई के वन प्लस के टू, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट कितना है, के वन के टू, के वन प्लस के टू। लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो नॉट ओनली द ब्लॉक, ये ब्लॉक तो आपका चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर ही रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ब्लॉक ये पॉइंट पी जो है ये भी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा इसके अबाउट मीन, ठीक है। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि पॉइंट पी का एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर x, इफ x इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक कर आप x डिस्टेंस दूर ले जाओगे तो क्या करेगा, मेन पोजीशन के अबाउट दोनों साइड x और x मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप ये भी बता सकते हैं कि पॉइंट पी का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, यहाँ पे x क्या है, x इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। तब देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट पी कितना होगा, पॉइंट पी अपने मेन पोजीशन से कितना दूर जाएगा, जितना ये स्प्रिंग इलांगेट हो रहा है, देखो ये पॉइंट पी टुवर्ड्स राइट कितना जाएगा, जितना x1 होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट भी कितना जाएगा, जितना x1 होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्प्रिंग का जो भी आपका इलांगेशन आ रहा है वही, और पॉइंट भी उसी के साथ कनेक्टेड है, उसी के लास्ट एंड पे कनेक्टेड है। तो फर्स्ट स्प्रिंग जितना टुवर्ड्स राइट जाएगा x1, जितना लेफ्ट जाएगा x2 सॉरी x1, तो वही चीज़ उसका एम्पलीट्यूड होने वाला है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी इफ यू सी, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी
इज हाउ मच, इज नथिंग बट x1। तो अभी हमें क्या करना है, x1 को ढूंढना है, ठीक है। तभी देखो क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। एक तो ये इक्वेशन हमें पता है, दूसरा हमें पता है कि k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अननोन क्या है, गिवन क्या रहेगा, गिवन आपको k1 k2 और x, ये तीन चीज़ आपको गिवन रहेगा, और आपको x1 को निकालना है इन टर्म्स ऑफ k1 k2 एंड x ऑनली। यहाँ से आप क्या करो, x2 को एलिमिनेट कर दो, x2 वुड बी व्हाट, k1 बाई k2 इंटू x1। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या इसको तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो। पुटिंग t इन 1 क्या आएगा, ठीक है, अगर आप पुट करोगे x वुड बी इक्वल्स टू x1 की जगह x1 ही रहेगा, प्लस x2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, k1 बाई k2 इंटू x1, आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या आएगा देखो, x1 वुड बी इक्वल्स टू या x1 इंटू k1 प्लस k2 बाई k1, दिस वुड बी इक्वल्स टू x, x1 आपका k1 नीचे k2 होगा, k2 x बाई k1 प्लस k2, ये मिल रहा है। सिमिलरली आप x2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। बट आप अगर आपको जैसे x1 पता चला, आप x2 भी कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि सेकंड स्प्रिंग कितना एलोंगेट होगा, तो x2 भी आपको मिल जाएगा, x2 कितना होगा। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करना चाहो x2 कितना है, x2 वुड बी, पुट करोगे वैल्यूज़ यहाँ पे x1 को रिप्लेस करके, तो k1 x बाई k1 प्लस k2। तो ये आपका स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, दोनों चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पॉइंट P कितना होगा, x1 कितना होगा, x2 कितना होगा, सब कुछ हमने निकाल लिया। ठीक है, नाउ वी विल लुक इनटू वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स। तो ये हमारा सारा हॉरिजॉन्टल का था। ठीक है, तो अगला हमारा रहेगा वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आता है ये। इसमें थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स जो है इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू आपका हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे क्या है, तो ये एक स्प्रिंग है ऑफ कांस्टेंट के मान लो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसके नेचुरल पोजीशन से, नेचुरल लेंथ वाला पोजीशन जो है वहाँ से हम इसको दो चीज़ें कर सकते हैं।
ये मान लो नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। अब देखो नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने इसको रिलीज किया, तो इस पोजीशन पे जब रहेगा वो, उसके पास स्प्रिंग कोई फोर्स तो लगाएगा नहीं, कि एक सब का कुछ नहीं रहने वाला, बट ग्रेविटी प्रेजेंट है, mg। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अब देखो नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे एफ नेट कितना है, एफ नेट इज mg डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर एफ नेट आपका mg डाउनवर्ड्स है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो नेचुरल लेंथ, पिछले केस में क्या था आपका, नेचुरल लेंथ वाला जो पोजीशन था वहाँ पे आपका एफ नेट 0 था और वही आपका मीन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे जब आप छोड़ोगे इसको, जस्ट अगर आपने यहाँ पे रिलीज किया तो क्या होगा, स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, बिकॉज उसमें ना इलांगेशन है ना कंप्रेशन है, वो अपने नेचुरल लेंथ पे है, बट ग्रेविटी प्रेजेंट है, mg तो डाउनवर्ड्स लगेगा ही। तो यहाँ पे अगर नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे आप एफ नेट की बात करो, वो कितना है, mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर एफ नेट mg है एंड इफ एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका मेन पोजीशन नहीं होगा। सबसे मेन डिफरेंस तो एक ये है कि इन वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द नेचुरल लेंथ पोजीशन इज नॉट द मेन पोजीशन, बिकॉज वहाँ पे एफ नेट आपका 0 नहीं है, ठीक है। वर्टिकल मतलब ग्रेविटी भी काम कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो क्या होगा, mg डाउनवर्ड लग रहा है, स्प्रिंग में कोई फोर्स है नहीं, ठीक है, स्प्रिंग आपका 0 है। नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, a इक्वल्स टू जी। इनिशियल जैसे आपने छोड़ा वो क्या करेगा, सडनली फ्री फॉल स्टार्ट करेगा, बट जैसे ही वो नीचे आएगा, जैसे वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, अगले ही इंस्टेंट जैसे ही वो नीचे आया, नीचे आते आते क्या होगा, स्प्रिंग में धीरे धीरे आप इलांगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? अब स्प्रिंग अगर आपका इलांगेट करना स्टार्ट करता है तो स्प्रिंग क्या करेगा, धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अब ऊपर की तरफ कितना खींचेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा इलांगेशन कितना हो रहा है, मतलब कि कुल मिला के क्या हो रहा है, ब्लॉक मेरा जितना नीचे जाएगा उतना मेरा इलांगेशन बढ़ेगा, तो उतना मेरा स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ब्लॉक को अगर आप कहीं बीच में एनालाइज करोगे, ठीक है, अगर मान लो कि एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका है और अभी अगर आप इसके पास फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक mg तो रहेगा। अब mg क्या है, mg तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा, बट स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा उस पर वो कितना होगा, k टाइम्स x पुलिंग एंड इन द अपर डायरेक्शन। तो जितना नीचे जाएगा x, जैसे जैसे आपका इंक्रीज होगा, स्प्रिंग का फोर्स जो है ये भी आपका धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं x इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम बनता है, क्यों बन रहा है देखो, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो kx होगा, kx तो बढ़ रहा है हमें पता है, तो एक पर्टिकुलर इलांगेशन के बाद kx जो है वो mg के एग्जैक्ट बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द, तो वहाँ पे एफ नेट कितना होगा अगर आप बताओ, एफ नेट कितना आ रहा है देखो, kx और mg दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एफ नेट आपका बन रहा है 0। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्लियर है? तो ये जो इलांगेशन है, ठीक है, ये जो इलांगेशन है जिसके बाद आपका नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है, इस इलांगेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज कॉल्ड द एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर इलांगेशन। और जब एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर इलांगेशन आता है, एफ नेट 0 बनता है, मतलब नेचुरल लेंथ से एक्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दूर हमारा बोल सकते हैं कि हमारा मेन पोजीशन यहाँ पे है। क्लियर है जिस
इतना समझ में आ रहा? ठीक है, तो मीन के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि एफ नेट शुड बी जीरो। ठीक है, और एक्स इक्विलिब्रियम नीचे वो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस एक तो ये आ गया, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मेन पोजीशन इज नॉट एट द नेचुरल लेंथ बट एक्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिलो इट। ठीक है, और ये क्या हम ये निकाल सकते हैं कि ये एक्स इक्विलिब्रियम है कितना, उसको भी हम निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? एफ नेट को जीरो करोगे तो के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? के इंटू एक्स इक्विलिब्रियम, और ये आपका एम जी के बराबर, तो यहाँ से एक्स इक्विलिब्रियम सीधा निकल के आ रहा है एम जी अपॉन के, ये चीज़। तो बेसिकली नेचुरल लेंथ से एम जी बाई के डिस्टेंस दूर आपका क्या होगा? मीन पोजीशन होगा, और यही चीज़ क्या है? दिस इज इक्वल टू द एक्स इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब इतना सा आप प्रोसेस करो इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे नीचे आएगा एक्स इक्विलिब्रियम, इसको बना लेते हैं। एक्स इक्विलिब्रियम इलांगेशन के बाद यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? एफ नेट आपका हो जाएगा ज़ीरो, और इसी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल्स टू माई मीन पोजीशन, और यहाँ पे क्या होगा? एक्स इक्विलिब्रियम, और इस पोजीशन पे आपका फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पे फोर्स इक्वेशन वुड बी के के एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एम जी, एक्स इक्विलिब्रियम आपका होगा एम जी अपॉन के बराबर। क्लियर है जी? तो इतना पहले लिखो, इस चीज़ को प्रोसेस करो थोड़ा, और अभी इसके आगे की कहानी देखते हैं। देखो, नेचुरल लेंथ से लेके एक्स इक्विलिब्रियम तक का जो जर्नी है, इस पूरे जर्नी में क्या हुआ है? इस पूरे जर्नी में आपका फोर्स हमेशा नेट फोर्स जो है उसकी बात कर रहे हैं, नॉट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग, दोनों का मिला के जो ओवरऑल नेट है। ठीक है, यहाँ पे आके इस पूरे रीजन में मैं बोल सकता हूँ कि इन दिस एंटायर रीजन डोमिनेट कौन किया? दो फोर्सेस आपके पास, एक स्प्रिंग वाला और एक ग्रेविटी वाला। दोनों में से किसने डोमिनेट किया इस पूरे रीजन में? तब डोमिनेटिंग आपका ग्रेविटी रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं, बट इससे पहले क्या था? इस पूरे रीजन में ग्रेविटी ही आपका डोमिनेटिंग था। तो इस पूरे रीजन में मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स कितना रहा है इस पूरे रीजन में? एफ नेट वॉज एम जी माइनस के एक्स हो सकता हूँ, और किस डायरेक्शन में था? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रीजन में मेरा एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में रहा है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, स्टार्ट कितने से किया था? v इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया था। अगर इस पूरे रीजन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहा है और इसी डायरेक्शन में वो चल भी रहा है, तो जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगा उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रहा है? इस पूरे रीजन में डोमिनेटिंग कौन था? एम जी डोमिनेटिंग था। नेट फोर्स जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही नेट लगेगा। तो इस पूरे रीजन में एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहा है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, वैल्यू भले ही आपका धीरे धीरे घट रहा है एक्सेलरेशन का, फोर्स का भी घट रहा है, बिकॉज यहाँ पे आके फोर्स नेट क्या बन रहा? ज़ीरो बन रहा। यहाँ पे कितना था? एफ नेट आपका एम जी था। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका फोर्स जो है डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है, बट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहा है। तो यहाँ से वो अगर v इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट किया
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके पास एक डाउनवर्ड वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पे अगर वेलोसिटी आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एफ नेट कितना है, 0 है, क्या वो यहाँ पे रुक जाएगा? तो यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा। अब जैसे ही इस रीजन को क्रॉस किया, अब क्या होगा बताओ, अब कौन डोमिनेट करेगा? अब स्प्रिंग का जो फोर्स है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि इलॉन्गेशन अब एक्स इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो गया, तो अब स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे अब क्या करेगा, डोमिनेट करना स्टार्ट कर गया। स्प्रिंग फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन एम जी। स्प्रिंग फोर्स अगर एम जी से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, फोर्स आपका नेट ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन भी नेट ऊपर की तरफ होगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा होगा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, जैसे जैसे जा रहा है एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, मतलब क्या होगा, आगे का जर्नी उसका रिटार्डेड होगा। समझ में आ रहा है चीज़? क्लियर? तो एक सर्टेन डिस्टेंस जाने के बाद वापस क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बन जाएगी 0, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो पूरा लेग डिस्टेंस है जहाँ तक वो मैक्सिमम पहुँचेगा तो हम बोलते हैं एक्स मैक्स। क्लियर? तो एक्स मैक्स बोला जाता है। और ये एक्स मैक्स कितना होता है, ये एम जी बाई के से डबल होता है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे अभी कैसे डबल हुआ। तो जैसे वहां पे जाके रुका, अब क्या होगा, जैसे वो रुक गया क्या होगा, इस पर नेट फोर्स अभी ऊपर की तरफ है, एफ नेट, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स डोमिनेटिंग था। अब क्या होगा, अब ये वापस 0 से स्टार्ट करेगा, बट ऊपर की तरफ फोर्स है तो धीरे धीरे वो स्पीड उसका बढ़ेगा। मीन पे आते आते पूरे रास्ते में उसका नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही लगा है, तो एक्सीलरेशन की वजह से वो यहाँ पे आके वापस स्पीड आपका क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो एंड अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो मीन पे आया, नेट फोर्स भले 0 हो गया बट अभी भी स्पीड आपका अपवर्ड है, तो वापस वो ऊपर चढ़ेगा। तो क्या होगा, इस पोजीशन पे आके वापस क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, बिकॉज जैसे ही एक्स इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएगा फोर्स क्या होगा, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डोमिनेटिंग होगा, तो वापस वो रिटार्ड होगा। तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रीजन में वो क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। समझ में आ रहा है चीज़? अबाउट मेन पोजीशन कौन सा, एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हम बोल रहे हैं। क्लियर है चीज़? तो दिस इज हाउ द ऑसिलेशन इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्पेशली कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस अकेला इस चैप्टर के बन सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी का भी बन जाता है, आपका फोर्स वाले चैप्टर का भी बन जाता है। ठीक है, हर चैप्टर का ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लेके। तो इसके बारे में जो डिटेल्स अभी हमने बताया, ये डिटेल्स आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। ठीक है, दिस शुड बी ऑलवेज रेडिली आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, 2 टाइप है इन। एक यहाँ पे जो हमने एनालाइज किया, ठीक है, ये एनालिसिस था इफ़ द ब्लॉक वाज रिलीज्ड। ठीक है, इसको अगर मैं एकदम से रिलीज करूँगा तो ये चीज़ होगा जो हमने बताया, मीन को क्रॉस करेगा, जितना नीचे मीन है उससे उतना ही और नीचे वो जाके रुकेगा, फिर वापस ऊपर आएगा और ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो दिस प्रोसेस विल हैपन इफ़ यू सडनली रिलीज द ब्लॉक फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, तो एक चीज़ है रिलीज वाला, दूसरा है स्लोली आप अगर उसको लोअर करते हो। ठीक है, अगर आप ब्लॉक को हमेशा नीचे से सपोर्ट देके, ठीक है, धीरे धीरे उसको स्लोली यू कीप लोअरिंग, तो उससे क्या होगा, उससे ब्लॉक में कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, मतलब ब्लॉक के पास वेलोसिटी नहीं आएगी। तो होगा क्या, अगर आप स्लोली उसको लोअर करोगे, फाइनली वो एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो वो और नीचे जाने की उसकी टेंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब वेलोसिटी नहीं है तो आगे क्यों जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप छोड़ोगे इसको लाके, वेलोसिटी 0 है, एफ नेट भी 0 है, तो उसको और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो इटर्नली रेस्ट पे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? पिछले केस में वो क्यों नीचे जा रहा था, बिकॉज उसके पास वेलोसिटी आ चुका था, एफ नेट भले ही 0 हो बट वेलोसिटी की वजह से वो और नीचे जा रहा था। समझ में आ रहा है?
दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है। क्या हमें ऐसा बोला है कि ब्लॉक को रिलीज किया गया है, और रिलीज किया है तो ऑसिलेशन होगा, और ऑसिलेशन होगा किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, जो कि नेचुरल लेंथ से एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू एम जी बाई के डिस्टेंस नीचे होगा, उसके बाद ऑसिलेट करेगा। और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, एम जी बाई के ही होगा। ठीक है, इसमें से एम जी बाई के और फर्दर नीचे जाता है, ठीक है, और ऊपर भी उतना ही है। तो इसी के अबाउट इतने एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करता है, एक तो ये। दूसरा, अगर आप इसको स्लोली लोअर करोगे तो कहाँ तक हो जाएगा, उसका मैक्सिमम जर्नी यहीं तक होगा। मीन पोजीशन जो है इसका है इक्विलिब्रियम पोजीशन एम जी बाई के, इतना डिस्टेंस आके वो रुक जाएगा और कोई और ऑसिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे आके स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको देखना पड़ेगा क्या दिया है, क्या रिलीज वाला केस दिया है या फिर आपको स्लोली लोअर्ड वाला केस दिया है। ठीक है, और ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कितना है। ठीक है, तो वहाँ पे भी वही चीज़ आपको एम जी बाई के बताना है। ठीक है, फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा इफ़ द ब्लॉक इज रिलीज्ड, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो नेचुरल से 2 एम जी बाई के नीचे होता है। तो वही चीज़ अभी हम पहले प्रूफ करेंगे। देखो ना, यहाँ पे दो केस बनते हैं। देखो, एक आपका रिलीज वाला केस, इसमें क्या होगा, द ब्लॉक मूव्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, process mean, yeah, process equilibrium position, moves up to x max and continues oscillating। ठीक है, तो रिलीज वाले केस में ये होता है। ठीक है, बट अगर आप इसको स्लोली लोअर्ड करते हो, तो नो काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड, एंड द ब्लॉक remains stationary at x equilibrium equals to mg by k below mean sorry natural length position। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस अगर आप स्लोली लोअर करते हो। ठीक है, both are conservative forces। ठीक है, तो forces involved are gravity और दूसरा आपका spring force, both are what, conservative। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा आपका, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड होगा। therefore मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन MEC इज वैलिड। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अभी हम लगाने वाले हैं, यहाँ पे आप रेफरेंस ले लो। ठीक है, तो इसको आप इनिशियल पोजीशन मानो, और जो मैक्सिमम पहुँचेगा
डाउनवर्ड, इसको आप फाइनल पोजीशन मानो, ठीक है। तो दिस इज एक्स मैक्स। ऊपर आपका एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल दोनों आपके क्या होंगे, दोनों आपके इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, देखो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे वी भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी वी ज़ीरो होगा, ठीक है। बट ग्रेविटेशन भी आपका ज़ीरो और स्प्रिंग फोर्स भी आपका ज़ीरो। स्प्रिंग का जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग में कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर होता है, बट यहाँ पे नेचुरल लेंथ के पोजीशन पे ही है, तो एक्स भी क्या है, एक्स यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। तो सब कुछ मिला के आपका नेट मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल आपका बन गया ज़ीरो, ठीक है। और फाइनल जब यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी तो ज़ीरो ही है, ठीक है, लास्ट, क्योंकि लास्ट पॉइंट है ये नीचे। बट स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग में इलांगेशन अभी एक्स इक्वल्स टू एक्स मैक्स है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशन क्या होगा, रेफरेंस लाइन से एक्स मैक्स डिस्टेंस नीचे है, नीचे अगर होगा तो माइनस एम जी एक्स मैक्स, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ो तो क्या आएगा, देखो एम जी एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स मैक्स कैंसिल करो, एक्स मैक्स कितना आ रहा है, 2mg by k, so this x max is how much, 2mg by k, ठीक है। और ये मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस दूर है, अगर आप देखो ये भी mg by k ही है। तो कुल मिला के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना बन गया, मेन से डाउनवर्ड जा रहा है mg by k, अपवर्ड भी mg by k जा रहा है, तो क्या होगा, therefore एम्पलीट्यूड इज कितना, mg by k, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ये आपका एक जनरल एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड वाला एनालिसिस है उसको हम अलग करेंगे, स्लोली लोअर के केस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही मेन पोजीशन कौन सा होता है, ठीक है, और रिलीज़ करोगे तो क्या होगा, स्लोली लोअर करोगे तो क्या होगा, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे बस देखना था, वही हमने देख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टाइम पीरियड निकालना होगा, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। ये लिख लो, कंप्लीट करो, आज इतना ही कर पाएंगे, ठीक है। कल हम इसका टाइम पीरियड जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिख लेना सब, चलो ठीक है, आज हम इतना रखते हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर